नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा और बुलेटिन में सबसे पहले आपको कोरोना अपडेट दे दें। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। महज पिछले 24 घंटों की बात करें तो कोरोना के 6,535 नए मामले सामने आ गए हैं, जबकि इस दौरान 146 लोगों की मौत की भी खबर है। वहीं मरीजों का आंकड़ा 1,45,380 तक पहुंच गया है। अब तक 4,167 लोगों की मौत भी हुई है। साथ ही 60,490 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ये एक पॉजिटिव बात है कि 60,490 लोग ठीक हुए हैं। लेकिन देखिए पूरे देश में स्थिति क्या है इस वक्त। 1,38,845 कुल मिलाकर के भारत में केसेस, 77,103 एक्टिव केसेस हैं जिनका इस वक्त इलाज चल रहा है। अब तक 4,021 लोग कोरोना के सामने अपनी जंग हार चुके हैं, जिंदगी गंवा चुके हैं और वहीं 57,720 लोग ठीक भी हुए हैं। और अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना मरीज और इसके साथ सियासत भी बढ़ रही है। कोरोना पर बीजेपी ने उद्धव सरकार को घेरते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता नारायण राणे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और राज्य में सेना बुलाने की मांग कर डाली है। राष्ट्रपति शासन उपाययोजना करू शकत नाही, प्राण वाचू शकत नाही, पूर्ण फेल्युअर सरकार आहे। यांची क्षमता नाही। या सरकारची कोरोनाशी सामना करायची क्षमता नसल्याने हे सरकारला आता नारळ द्यावा आणि राष्ट्रपती राजवट आणावी। तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, ये बीजेपी नेता नारायण राणे कह रहे हैं। इस बाबत उन्होंने भगत सिंह कोश्यारी जो राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के, उनसे भी मुलाकात की। हालांकि इसके पहले आपको ये भी बता दें कि इधर सत्ता पक्ष भी नजरें लगाए बैठा है। इस बाबत एक बैठक भी हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दरअसल उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच कल शाम एक अहम बैठक हुई। शिवसेना सुप्रीमो के निवास मातोश्री पर यह बैठक हुई। इसमें संजय राउत भी मौजूद थे। लंबे समय के बाद एनसीपी प्रमुख के मातोश्री पहुंचने और उद्धव के साथ उनकी मीटिंग को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मसलन, क्या महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार वाकई खतरे में है? क्या केंद्र कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है? और क्या ये बैठक उसी का नतीजा है? क्योंकि लंबे समय बाद मातोश्री पहुंचे शरद पवार और उद्धव ठाकरे से उन्होंने मुलाकात की। संजय राउत भी मौजूद थे। इस मुलाकात में बाद में उन्होंने इसको लेकर के ट्वीट भी किया, जानकारी भी दी। हालांकि सिर्फ इसे अफवाह करार दिया, लेकिन इसी बैठक को लेकर के अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और देखिए, नारायण राणे भी जब पहुंचे भगत सिंह कोश्यारी से मिलने। दरअसल महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है इस वक्त, जहां पर सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं। 40,000 के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है प्रभावितों का। लगभग 1,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और पिछले दिनों क्योंकि ईद को देखते हुए भी अतिरिक्त सेना की मांग की गई थी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। अब ये तमाम चीजें किस ओर इशारा कर रही हैं, इसकी भी कयासबाजी जारी है। 2020 को मातोश्री में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी के संकट मोचक संजय राउत, इन तीनों नेताओं के बीच एक गुप्त बैठक शाम को 6 बजे हुई। आखिरकार कोरोना जैसी महामारी के बीच इन नेताओं को क्यों गुप्त बैठक करनी पड़ी, इस पर कई सवाल उठने लगे हैं। पिछले कुछ दिनों की महाराष्ट्र की राजनीति देखें तो राजभवन पर आने वाले नेताओं का तांता लगा हुआ है। सबसे पहले राज्यपाल के साथ मिलिंद नार्वेकर एक बैठक के लिए वहां पर पहुंचे। मिलिंद नार्वेकर उद्धव ठाकरे के पीए हैं और शिवसेना के सेक्रेटरी भी हैं। उसके बाद राजभवन में पहुंचने वाले नेताओं में दूसरा नाम था संजय राउत, जो शिवसेना के नेता है। तीसरे नेता शरद पवार वहां पर राजभवन में पहुंचते हैं और चौथे नेता नारायण राणे कल ही राजभवन का दौरा कर चुके हैं। राज्यपाल के साथ मुलाकात कर कर महाराष्ट्र में उन्होंने मांग की है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि महाविकास आघाड़ी सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए वहां पर फेल वो बता चुके हैं। लेकिन इन नेताओं के बीच में बहुत गहरी और 1 घंटे लंबी बातचीत यहाँ पर हुई है महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, ठाणे।
और उद्धव ठाकरे शरद पवार के बीच जो बैठक हुई, जिसकी तस्वीरें भी आपने देखी, दरअसल इस बैठक की जानकारी शिवसेना नेता संजय राउत ने भी दी। उन्होंने इसको लेकर के एक ट्वीट किया और क्या कहा ट्वीट में वो भी हम आपको बताते हैं। संजय राउत ने कहा कि शरद पवार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की जो कल शाम मातोश्री पर मुलाकात हुई, दोनों नेताओं ने आपस में 1.5 घंटे तक चर्चा की। अगर कोई सरकार की स्थिरता को लेकर खबरें उड़ा रहा है तो उसे उनके पेट का दर्द समझें। सरकार मजबूत है, चिंता न करें। संजय राउत ने खुद इस बाबत जानकारी दी। देखिए ट्वीट। शरद पवार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कल शाम मातोश्री पर मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने आपस में 1.5 घंटे तक चर्चा की। अगर कोई सरकार की स्थिरता को लेकर खबरें उड़ा रहा है तो उसे उनके पेट का दर्द समझे। तो अफवाह करार देने की कोशिश संजय राउत की तरफ से की गई। और हम सीधा रुख करते हैं, विनोद जगदाले मेरे साथ जुड़ गया है। विनोद, ऐसा लगता है नारायण राणे का भगत सिंह कोश्यारी से मिलना राज्यपाल से एक खलबली तो खेमे में मचा ही दी है सत्ता पक्ष के, लेकिन ये निजी तौर पर मुलाकात थी राज्यपाल से या फिर बीजेपी, ये पार्टी लाइन ही है महाराष्ट्र में बीजेपी की? देखिए, निजी मुलाकात नहीं थी, ये पार्टी की लाइन है, क्योंकि नारायण राणे राज्यसभा के सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, और उन्होंने ये सीधी मांग की है कि वहां पर राज्य में कोरोना से स्थिति काफी ज्यादा बिगड़ रही है और ऐसे हालात में एक ही रास्ता बचता है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ये खुद नारायण राणे की मांग है और नारायण राणे की मांग यानी भारतीय जनता पार्टी की ये मांग है। संजय राउत का पहला ट्वीट तो आपने देखा, अब दूसरा ट्वीट भी संजय राउत ने यहाँ पर किया है। संजय राउत ने यह कहा कि कोरोना की वैक्सीन और ठाकरे सरकार को गिराने का डोज अब तक बना नहीं है, इसके बारे में संशोधन जारी है और जो विपक्ष है फिलहाल उनके पास एक ही रास्ता है कि वो क्वारंटीन हो जाए। सरकार गिराने का प्रयास उनके ऊपर उलट सकता है, सरकार सक्षम है, चिंता ना हो, जय महाराष्ट्र। ये ट्वीट फिलहाल संजय राउत ने किया है। इस ट्वीट से फिलहाल ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में ये जरूर है कि किस प्रकार से इस सरकार को गिराया जाए या सरकार को अस्थिर किया जाए या फिर कांग्रेस जैसी पार्टी में कहीं बड़ी टूट की जाए। इस प्रकार के प्रयास महाराष्ट्र में फिलहाल जरूर चल रहे हैं। संजय राउत का जो ट्वीट है वो ट्वीट ही दर्शाता है कि इस प्रकार के प्रयास यहाँ पर जारी है। तो महाराष्ट्र की राजनीति दिन ब दिन गर्माती जा रही है। जैसे जैसे कोरोना मरीजों का आंकड़ा जो है बढ़ता जा रहा है, वैसे ही यहाँ की राजनीति भी गर्माती जा रही है। विनोद, लेकिन ये बताइए क्या आधार नजर आता है ये विपक्ष के दावों में कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? क्या आपको आधार नजर आता है? एक विश्लेषक के तौर पर मैं आपसे पूछ रही हूं क्योंकि मसला फिर गुजरात का भी उठेगा। देखिए, आप काफी सही बात आपने कही है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि ठाकरे सरकार हर संभव कोशिश कर रहा है। आप यहाँ पर बीमारी रोकने की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कम जगह पर, यहाँ पर मुंबई में काफी ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सही तरीके से नहीं हो रहा है, फिर भी लोग लॉकडाउन को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। ये आंकड़े जो है खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि जो केंद्रीय समिति ने कहा था कि अब तक 1.5 लाख का आंकड़ा जाता था, लेकिन ये आंकड़ा हमने काफी कम यहाँ पर होने की प्रयास यहाँ पर किए। अगर ये महाराष्ट्र भाजपा कहती है कि उद्धव ठाकरे सरकार फेल है, तो भाई गुजरात में क्या चल रहा है? गुजरात में भी, अहमदाबाद में कहां पर? लेकिन एक बात जरूर समझ आती है कि ये लोगों के मन में डर पैदा करता है। कम से कम विपक्ष को अभी इन चीजों से बचना चाहिए, ये सीख तो जरूर लेनी चाहिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विनोद। बढ़ते हैं आगे। शिवसेना ने सामना में भी विपक्ष पर निशाना साधा है। आपको बता दें, अपने मुखपत्र में शिवसेना ने यह लिखा है कि विपक्ष लोगों में भ्रम फैला रहा है कि राज्य सरकार कैसे विफल हो रही है और जनता कैसे हताश हो रही है। विपक्ष दिन में सपना देख रहा है कि ऐसा करते रहने से ठाकरे सरकार गिर जाएगी और उनका वनवास समाप्त हो जाएगा। विपक्ष भ्रमित है। फिलहाल ऐसा कुछ होने की संभावना दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन जाहिर तौर पर यह विपक्ष की जिम्मेदार भूमिका नहीं कही जाएगी, क्योंकि एक तो कोरोना का खौफ है और लोगों के मन में दूसरी तरफ भय पैदा होगा अगर महज यह अफवाह है तो। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। बात यूपी की कर लेते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रवासी मजदूरों पर दिए बयान को लेकर योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर योगी के बयान को आधार माना जाए तो यूपी में कोरोना के 10 लाख मरीज हो जाते हैं, जबकि योगी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक ये सिर्फ 6000 है। प्रियंका गांधी ने योगी पर इशारों ही इशारों में आंकड़ों की बाजीगरी का आरोप भी लगाया है। प्रियंका ने कहा, ट्वीट के माध्यम से दरअसल ये निशाना साधा है और वो ट्वीट भी देखिए क्या कहा है प्रियंका गांधी ने
क्या मुख्यमंत्री जी का मतलब है कि यूपी में 10 लाख से अधिक लोगों को 10 लाख से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हैं, मगर उनकी सरकार के आंकड़े तो संक्रमण की संख्या 6,228 बता रहे हैं। उनके द्वारा बताए गए संक्रमण के आंकड़े का आधार क्या है? प्रवासियों में संक्रमण का यह प्रतिशत आया कहां से? क्या ये आंकड़े उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य आंकड़ों की तरह ही अप्रमाणित और गैर जिम्मेदार हैं? अगर मुख्यमंत्री जी के बयान में सच्चाई है तो सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ टेस्टिंग, संक्रमण के डेटा और अन्य तैयारियों को जनता से साझा करे, यह प्रियंका गांधी ने कहा है योगी सरकार पर निशाना साधते हुए। दरअसल आपको हम बता दें कि एक वेबिनार में प्रियंका गांधी ने जो निशाना साधा है वो है क्यों। एक वेबिनार में योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था कि मुंबई से लौटने वाले कामगारों में करीब 75% लोग संक्रमित हैं, तो वहीं दिल्ली से आने वाले कामगार करीब 50% संक्रमित हैं। और योगी के इसी बयान को आधार बनाकर अब सियासी वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है कि मुंबई से अगर 75% जो प्रवासी लौटे वो संक्रमित हैं और दिल्ली से जो लौटे उनमें 50% संक्रमित हैं, तो फिर ये आंकड़ा क्या सिर्फ ये आंकड़ों की धांधली है, बाजीगरी है जो कि योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं? और इसी बयान को आधार बनाकर प्रियंका गांधी ने अब योगी सरकार को निशाने पर लिया है। मुंबई से आने वाला जो भी कामगार है उसमें से 75% लोग ऐसे हैं जिनमें संक्रमण है। दिल्ली से आने वाला कामगार 50% ऐसा है जिसमें संक्रमण है। अन्य राज्यों से आने वाला जो कामगार है 25 से 30% ऐसे मामले आ रहे हैं जिनमें व्यापक संक्रमण है। तो हमारे लिए एक चैलेंज इस समय बना हुआ है, लेकिन मजबूती के साथ पूरी टीमें काम कर रही हैं। अशोक तिवारी का रुख कर लेते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अशोक, फिर तो प्रियंका गांधी की बातों में दम नजर आता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ क्या ये गलती में कह गए और उनका बोलना अब योगी सरकार के लिए ही मुश्किल साबित हो रहा है, क्योंकि आंकड़े तो लगभग यही बताते हैं जैसा वो बता रहे हैं। देखिए, दरअसल एक वेबिनार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये संबोधन है जिसको खुद प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है और उसके बाद योगी सरकार को कटघरे में भी खड़ा करने की कोशिश की गई है। आप देखिए कि देर रात जब से प्रियंका गांधी की तरफ से योगी आदित्यनाथ का ये बयान ट्वीट किया गया, आरोप लगाया गया, उसके ठीक बाद कांग्रेस के तमाम सारे नेताओं के बयान भी सामने आए। पीएल पुनिया जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उनकी तरफ से बयान आया। आराधना मिश्रा मोना जो कि कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता है, उनका बयान सामने आया। विधान परिषद में कांग्रेस के नेता दीपक सिंह का बयान सामने आया। तो पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश की सरकार को घेरने की कोशिश जरूर की गई इस मुद्दे पर। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आप देखिए कि चाहे श्रमिकों को बस उपलब्ध कराने का मामला हो या फिर कोरोना संक्रमण के दौरान जो सरकारी आंकड़े जारी किए जा रहे हैं उस पर सवालिया निशान लगाने का मामला हो, कांग्रेस पार्टी किसी भी मुद्दे पर पीछे रहना नहीं चाहती है। और आप देखिए कि शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में जो लगातार, चाहे समाजवादी पार्टी की बात कीजिए, चाहे बहुजन समाज पार्टी की बात कीजिए, नहीं वो राजनीति तो होगी अशोक, वो राजनीति तो होगी और उसका जो भी आधार है, लेकिन बड़ी बात यह है कि वास्तविकता क्या है। क्या सही में आंकड़े लाख को पार कर चुके हैं? 6,228 ये आधिकारिक आंकड़े सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, लेकिन अगर 75% मुंबई से, दिल्ली से आने वाले 50%, फिर तो बातों में दम नजर आता है कि क्या टेस्टिंग नहीं कराई गई? योगी सरकार बहुत पीछे है इस मामले में और इसलिए अभी तक पता नहीं चल पाया है एग्जैक्ट आंकड़ा कोरोना प्रभावितों का। देखिए, दरअसल रोज यूपी सरकार की तरफ से जो शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें खुद अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें रोज सरकारी आंकड़ा जारी किया जाता है टेस्टिंग को लेकर, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को लेकर। कल भी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो सरकारी तौर पर ये पुष्टि की गई थी, जितनी भी टेस्टिंग हुई है उस लिहाज से लगभग 6,500 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। हालांकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है, यह दावा सरकार की तरफ से किया जाता है। अब चूंकि श्रमिकों का मामला है और उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का ट्वीट, यानी वीडियो का ट्वीट भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है और आज सुबह ही योगी सरकार की तरफ से एक ट्वीट किया गया, उसमें यह स्पष्ट किया गया कि उत्तर प्रदेश में जो भी श्रमिक आ रहे हैं उनके लिए रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश। जी, मैं रोक रही हूं, थोड़ा सा आपको रोकना पड़ रहा है यहां पर मुझे। अशोक बने रहिएगा। दरअसल प्रवासी मजदूरों पर योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भी हमला किया है। कांग्रेस के बाद ये दोनों पार्टियां भी मुखर नजर आ रही हैं। दोनों दलों ने इस बयान को लेकर योगी पर प्रवासी मजदूरों का अपमान करने का आरोप लगाया है। सुनिए। योगी जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के लोग
कहीं भी अगर काम करने जाएंगे उससे पहले उनकी सरकार से इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो उसके मेरे 2 प्रश्न भी हैं और 2 बहुत बड़ी समस्याएं हैं। मज़दूरों को बहुत ही तकलीफ़ से गुज़रना पड़ा है और पलायन कर रहे मज़दूरों को हमने देखा है किस बुरी हालत में इस समय देश के अंदर पैदल जाते हुए, भूख और प्यास से तड़पते हुए, लौटते हुए हम लोगों ने देखा है। अपने लोग हैं, वो अपने गांव घर वापस लौट रहे हैं, अपने परिवार के पास वापस लौट रहे हैं। अगर आपको लगता है वो कोरोना पॉजिटिव है तो क्वारंटाइन सेंटर में रखिए, उनको उनका इलाज कराइए। उसके बाद अगर वो ठीक पाए जाएं तो वापस उनको घर भेज दिए। उसमें दिक्कत क्या है? आप दोष क्यों दूर? अपने लोगों के लिए आपको इतना दिल कठोर क्यों है? अपने लोगों को तो स्वागत कीजिए ना। अपना बच्चा बीमार भी होगा तो अपना है, वो उसे ठीक करना ही हमारी जिम्मेदारी होती है। और चलिए अब आपको गाजियाबाद का हाल दिखाते हैं। गाजियाबाद में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालात यहां पर बद से बदतर ना हो जाए, इसके लिए प्रशासन ने एक बार फिर से दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर को सील करने के आदेश दिए हैं। गाजियाबाद प्रशासन के मुताबिक पिछले दिनों हुए मामलों में बढ़ोतरी में दिल्ली गाजियाबाद के बीच आने जाने वालों की संख्या बढ़ी है और इसलिए लॉकडाउन 2 के दौरान जिस तरह से दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर सख्ती बढ़ती गई थी, उसी तरह से अब फिर से सख्ती बढ़ती जा रही है। अब बॉर्डर पर उसी की एंट्री हो रही है जिनके पास जरूरी पास है। जरूरी सामान लाने ले जाने वाली गाड़ियों के लिए पास की जरूरत हालांकि नहीं होगी। साथ ही डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, बैंक कर्मियों के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। ये अपना आई कार्ड दिखाकर आ जा सकेंगे। लेकिन बाकियों के लिए, जो मान लीजिए दफ्तर जा रहे हैं, उनके लिए पास अनिवार्य है। आपके पास पास होगा तभी आपको दिल्ली में एंटर करने की इजाजत होगी या फिर दिल्ली से गाजियाबाद में एंटर करने की। जिलाधिकारी गाजियाबाद के आदेश के बाद दिल्ली यूपी बॉर्डर को सील कर दिया गया। आप देखिए कि खुद यहाँ गाजियाबाद पुलिस मौजूद है और एक एक गाड़ी की बारीकी से यहाँ पर चेक किया जा रहा है। अगर जिसके पास पास नहीं है उसे रोका जा रहा है, वापस भेजा जा रहा है। साथ ही साथ आप देखिए जो सरकारी गाड़ी है जिस पर भारत सरकार भी लिखा हुआ है गाड़ी पर, उस गाड़ी की भी बारीकी से चेक किया जा रहा है। यानी चाहे वो वीवीआईपी हो, वीआईपी हो या फिर लोकल हो, हर कोई की बारीकी से यहाँ पर चेक किया जा रहा है। हालांकि जो डॉक्टर्स हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, अपना आई कार्ड दिखा करके, जो वैलिड पास है वो दिखा करके गुजर सकते हैं, लेकिन हर कोई की यहाँ पर सघन चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। बैरिकेड यहाँ पर लगाया गया है और पल पल की निगरानी यहाँ पर की जा रही है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए एक बार फिर से गाजियाबाद को रेड जोन इलाका घोषित किया गया है और ठीक बॉर्डर पर आप देखिए NH-24 का ये बॉर्डर है जहां से दिल्ली से यूपी और यूपी से आप दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं। वहां पर सघन चेकिंग किया जा रहा है और जो लोग वायलेंट कर रहे हैं, यानी मास्क नहीं लगाया हुआ है, जो वायलेंट कर रहे हैं उस पर जो है जुर्माना भी लगाया जा रहा है। साथ ही साथ हर गाड़ी की, एक एक गाड़ी की बारीकी से यहाँ पर चेक किया जा रहा है। पुलिस ने का ये अनुरोध भी है कि अगर कोई व्यक्ति है वो पुलिस का जो है सम्मान करे और साथ ही साथ उसकी जो है अपनी वैलिड पास दिखा करके जाए। यहाँ देखिए एक महिला पुलिसकर्मी है, एक रजिस्टर्ड यहाँ पर है और जो गाड़ियाँ बिना पास के यहाँ पर उसका नंबर भी नोट यहाँ पर किया जा रहा है और उस पर भारी जुर्माना लगाने की बात यहाँ पर की जा रही है। NH-24 से कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24। हम सीधा रुक करते हैं। विमल कौशिक मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। विमल, जरूरी सेवाओं वालों के पास तो चलिए अपना आई कार्ड है, काम चल जाएगा, लेकिन बाकी जिनको दफ्तर जाना है, पास की व्यवस्था है कैसे उनको पास अवेलेबल हो पाएगा? इसके लिए जानकारियां लोगों के पास है? देखिए साफ कर देगा, जो लॉकडाउन 2 के जो नियम थे उसे फिर से लागू कर देगा। मैं आपको दूसरी तरफ दिखाऊंगी, गाजीपुर बॉर्डर है, यहाँ पर फिलहाल क्योंकि लंबा जाम लगा हुआ है, इससे देखते हुए फिलहाल बैरिकेडिंग जो है हटाई गई है। लेकिन लोगों को साथ ही ये कहा भी जा रहा है कि अगर जो भी ड्यूटी जाना चाहते हैं, जो लॉकडाउन 2 में जो नियम थे, सुबह 9 से पहले वो लोग निकल सकते हैं दिल्ली में और शाम के 6 बजे के बाद ही उनकी वापसी हो पाएगी। ये साफ कर दिया गया है क्योंकि आज पहला दिन है और बड़े संख्या में लोग यहाँ पर आ गए थे जिनको जानकारी नहीं थी। दिल्ली में अधिकतर इंडस्ट्री खुल चुकी है, मार्केट खुल चुकी है। इसके लिए जो दिल्ली में जिनका रोजगार है वो लगातार लोग निकल रहे हैं और अभी भी देखिए गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। और ये गाजीपुर जो बॉर्डर है, ये गाजियाबाद को जोड़ता है दिल्ली से, वहीं पर ये लंबा जाम लगा हुआ था और पुलिस ने साफ किया है क्योंकि दिल्ली में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। और फिलहाल ऐसा भी कोई जानकारी नहीं है कि पासेस मिलेंगे नहीं मिलेंगे, अभी तक पासेस को लेकर कोई जानकारी नहीं है। इन लोगों के पास भी नहीं, जो यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिसकर्मी जो मौजूद हैं, उनके पास भी इसको लेकर कोई जानकारी मौजूद नहीं है कि पासेस अगर मिलेंगे भी, इशू भी किए जाएंगे तो उनका प्रोसीजर क्या होगा, वो कैसे होंगे,
तो जाहिर तौर पर लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, लंबी परेशानी। जिनके जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी आई कार्ड देखने के बाद जाने तो दिया जा रहा है, जाहिर लेकिन तौर यही पर ये हिदायत जानकारी जारी के है अभाव कि की वो वजह से दिक्कतें शाम सामने 6 आई बजे हैं, के बाद चाहे जो है जाम हो या आम अलग-अलग लोगों की परेशानी। विमल, शुक्रिया आपका।